हेलो साथियों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे अधिगम के उपागम के बारे में। देखिए, अब तक के क्लासेस में हमने क्या जाना है। हमने पहले समझा अधिगम और उसकी संपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में, फिर मोटिवेशन को समझा, फिर चिंतन को समझा। अब अधिगम में मोटिवेशन और चिंतन किस प्रकार सहायक होते हैं, किस प्रकार एक शिक्षक उनको अपनाते हुए टीचिंग प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बना सकता है, ये सारी चीज़ें हमने अब तक पूरे यूनिट 2 वाले कंटेंट में सीखी हैं साथियों। अब उसी के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा अगला कंटेंट है वो है टीचिंग अप्रोचेस, अधिगम उपागम। थोड़ा समझते हैं किसे कहते हैं अधिगम उपागम, फिर आगे हम बात करेंगे। अधिगम को हम जानते ही हैं, एक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन प्रारंभ करने से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति सीखता रहता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है, इस सीखने की प्रक्रिया को किस तरीके से अपनाया जाए, किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, इसके लिए जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो उपागम अपनाए जाते हैं, उन्हें ही कहते हैं अधिगम के उपागम। इस कंटेंट का सीधा संबंध शिक्षक के साथ में है। बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन ज़्यादा इसका रिलेशन शिक्षक के लिए है, टीचर्स के लिए है, हमारे लिए है। मतलब बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, बच्चों की आंतरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया को समझने के बाद, बच्चों के चिंतन, अभिप्रेरणा, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, उसके क्या तरीके होंगे, किस तरीके से वो प्रक्रिया पूरी होनी है, इसके लिए जो पेडागोजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अधिगम उपागम, सीखने के तरीके, सीखने का एक मैनर। तो साथियों, अधिगम उपागम की जहां बात करें, अधिगम उपागम को हम शिक्षण विधि भी कह सकते हैं। कई बार शिक्षण विधि के सिमिलर वर्ड्स में या इसके समानार्थी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थोड़ा फर्क है शिक्षण विधि में और शिक्षण उपागम में। शिक्षण विधि में क्या होता है साथियों, शिक्षण विधि जो होती हैं वो किसी विषय विशेष के लिए होती हैं और उस विषय की प्रकृति के हिसाब से बनाई जाती हैं। उस शिक्षण विधि की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं और एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री से बाहर उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये शिक्षण विधि की प्रकृति होती है। शिक्षण विधि इस तरीके से काम करती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। लेकिन एक शिक्षक सिखाने के दौरान जब किसी शिक्षण विधि को अपना रहा होता है, उस शिक्षण विधि के दौरान जब उस शिक्षण विधि में एक शिक्षक और कई तरीकों को काम में लेता है, तो वो जो तरीके होते हैं, उन तरीकों को जो एक शिक्षण विधि में ही समाहित हैं, उन तरीकों को कहा जाता है अप्रोचेस उपागम। जहां शिक्षण विधि में कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ गुणदोष होते हैं, वहीं अगर हम तुलना करें उपागम की, तो उपागम जो होते हैं, अप्रोचेस जो होती हैं, उसमें बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तुलनात्मक शिक्षण विधि के ये ज़्यादा व्यापक होते हैं, ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं बच्चों के। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधि के बजाय शिक्षण उपागम को काम में लिया जाता है। अधिगम उपागम ज़्यादा अच्छा और रिच वर्ड है जो वर्तमान में इस प्रक्रिया में काम में लिया जाता है साथियों। देखो कैसे, मान लीजिए आप बच्चों को सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं और सामाजिक विज्ञान विषय में आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। व्याख्यान विधि के प्रयोग के दौरान आप बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आपको एक बार बताने के बाद लगा कि मेरे बच्चों को पूरी तरह समझ में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, व्याख्यान विधि में ही एक दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे बच्चों को समझाने के लिए। आपने दूसरे तरीके से बच्चों को समझाया, थोड़े बच्चों के और समझ में आ गया, लेकिन अभी भी सारे बच्चों के समझ में नहीं आया। आपने फिर एक तीसरा तरीका काम में लिया बच्चों को समझाने के लिए। उससे भी कुछ बच्चे सीखे, लेकिन पूरे बच्चे अभी भी नहीं सीख पाए। आपने एक और तरीका काम में लिया सिखाने के लिए, आपने एक और तरीका काम में लिया सिखाने के लिए। इस तरह जो आप एक के बाद एक नया तरीका अपना रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, इन तरीकों को ही हम अधिगम के उपागम कह सकते हैं। इन्हीं को ही हम लर्निंग अप्रोचेज कह सकते हैं साथियों। तो ये लर्निंग अप्रोचेज जो है एक बहुत पुरानी विधा है, पुराना तरीका है, लेकिन आजकल इसको शिक्षण विधि के स्थान पर रखा जाता है। हम उपागम की ही बात करते हैं। अब ये तो होगी उपागम की थ्योरी की क्या होते हैं शिक्षण उपागम, अधिगम उपागम क्या होते हैं। अब साथियों, मनोवैज्ञानिकों ने जैसे जैसे बच्चों का अध्ययन किया, बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझा, बच्चों की प्रकृति को समझा, बच्चों की मानसिक शक्तियों को समझा, तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने जो परंपरागत तरीके थे सीखने सिखाने के, उनमें बदलाव किया। बदलाव क्यों किया, क्यों आवश्यकता लगी? क्योंकि जो तरीके पहले बनाए गए थे वो तरीके बच्चों के सीखने की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त नहीं थे।
क्योंकि तब उस जमाने में बच्चों के बारे में जो अध्ययन किया गया था वो केवल इतना ही था, और उस अध्ययन के आधार पे ही इन्होंने शिक्षण विधियां बना दी, शिक्षण के उपागम बना दिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चों के अध्ययन आगे बढ़ने लगे, बच्चों के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने, बाल मनोवैज्ञानिकों ने और ज़्यादा डेप्थ में जाकर समझा चीज़ों को, वैसे वैसे पता लगा कि जो परंपरागत तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल उपागम हैं, वो उपयुक्त नहीं है। वो बच्चों की प्रकृति के हिसाब से, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हिसाब से, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के हिसाब से नहीं बने हुए हैं। तो फिर बदलाव करने की आवश्यकता हुई, कुछ नए तरीके, नए उपागम सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई। दोस्तों, इस क्रम में कई मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने कई तरह के उपागम इजाद किए। उनमें से कुछ ऐसे उपागम हैं जो प्राथमिक कक्षाओं में कारगर होते हैं, जो रीट लेवल 1 और 2 के बच्चों के साथ हम काम करते हैं, वहां उनके साथ कक्षों में अप्लाई किए जाते हैं। उन उपागमों को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। और यहां भी जो हमारा सिलेबस है वो 2 पार्ट में है, एक लेवल 1 का है, एक लेवल 2 का है साथियों। तो लेवल 1 वाला जो पार्ट है वहां उपागम अप्रोचेज नहीं है, लेकिन लेवल 2 वाले में इन उपागमों को शामिल किया गया है। क्यों है यहाँ पर? इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम 6 से लेके 8वीं के बच्चों के साथ में काम करते हैं। लेवल 2 जो है वो विषय वाला हो जाता है, सब्जेक्ट विशेषज्ञ उसमें होता है, भर्ती भी विषय के हिसाब से ही होती है। तो लेवल 2 वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं, यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ इन अधिगम उपागमों को अप्लाई किया जाता है। इसीलिए इनको लेवल 2 के सिलेबस में शामिल किया गया है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही इक्विवेलेंट वैल्यूएबल होता है ये पोर्शन। इसलिए मैं कॉमन दोनों को साथ में लेके बताऊंगा। समझना सभी को है, चाहे आप लेवल 1 वाले हैं चाहे लेवल 2 वाले हैं, लेकिन सिलेबस में लेवल 2 के साथ में शामिल है। साथियों, अधिगम के उपागमों की बात करें तो कई सारे उपागम मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने प्रतिपादित किए हैं, सुझाए हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ 4-5 उपागम हैं जिन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। उनमें से पहला उपागम है साथियों निर्मितवादी उपागम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निर्मितवादी उपागम या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को हम थोड़ा सा जोड़ के समझते हैं। आप याद करो, पीछे संरचनावाद हमने पढ़ा था। शुरुआत में संरचनावाद जब पढ़ा था तो हमने वहां पर क्या समझा था कि एक विचारधारा है विलियम वुंट और टिचनर के द्वारा प्रतिपादित, जो संरचना पर बल देती है। वहां पर विलियम वुंट और संरचनावादी क्या कहते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है, बालक का जो व्यवहार बनता है, बालक का व्यवहार उसके मस्तिष्क में बनने वाली संरचना के कारण बनता है। और व्यवहार जो भी बालक का बनता है वो उसके मस्तिष्क की संरचना पर आधारित होता है। इसीलिए इस विचारधारा को संरचनावादी विचारधारा कहा गया। इसी के आधार पर आगे चल के जेरोम ब्रूनर ने संरचनावादी विचारधारा जो व्यवहार की विलियम वुंट और संरचनावादी ने दी थी, उसको सीखने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा और संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वहां पर जेरोम ब्रूनर ने कहा कि बालक के मस्तिष्क में संरचना बननी चाहिए, सीखना एक प्रक्रिया के रूप में काम करता है और मस्तिष्क में बनने वाली संरचना जो है वो स्थायी होती है, प्रैक्टिकल होती है, लंबे समय तक अनुभवों में शामिल होती हैं। इसीलिए सीखने की प्रक्रिया संरचना निर्माण के साथ संचालित की जानी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम आगे की बात करें तो संरचनावादी अधिगम प्रक्रिया पर ही आधारित ये उपागम है जिसको कहा जाता है संरचनावादी उपागम या निर्मितवादी उपागम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। यहां पर क्या होता है इस अप्रोच में बालकों को सीखने के दौरान मस्तिष्क में संरचना बनाने पर बल दिया जाता है। किसकी संरचना? ज्ञान की संरचना, कॉन्सेप्ट की संरचना। क्योंकि संरचना जब बनती है तो बालक स्वयं उसमें एक्टिव शामिल होता है, सक्रिय रूप से संरचना का निर्माण करता है, स्वयं के मस्तिष्क में संरचना का निर्माण करता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में क्योंकि बालक एक्टिवली शामिल होता है तो बालक की सारी ज्ञानेंद्रियां शामिल होती हैं और खुद के अनुभवों के द्वारा बालक सीखता है, करके सीखता है। और यहाँ पर बालक को मनोवैज्ञानिक महत्व दिया गया है। मनोवैज्ञानिक महत्व का मतलब हो गया संपूर्ण प्रक्रिया में बालक को सबसे प्राथमिक में रखा गया है। सारी की सारी जो क्रियाएं हैं उनको बाल केंद्रित माना गया है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। और चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस के साथ क्योंकि बालक जो सीखता है वो स्वतंत्र और खुशनुमा माहौल में सीखता है, इसीलिए बिना दबाव के, बिना सजा के, बिना प्रेशर के, बिना भय के, अर्थात भय मुक्त कक्षों की बात की गई है। सीखने सिखाने को प्रक्रिया आधारित माना गया है।
बालकों को स्वयं के द्वारा स्वयं के ज्ञान का निर्माण खोज के द्वारा करने पर बल दिया गया है। तो कुछ ऐसे बेसिक सिद्धांतों पर आधारित यह निर्मितवादी अधिगम उपागम है साथियों, जहां पर बालक को मुख्य भूमिका में रखते हुए शिक्षक को उसका सहयोगकर्ता या फैसिलिटेटर के रूप में कक्षों में उसे स्वीकार किया गया है। और अभी जो वर्तमान में सीखने सिखाने की विधाएं प्राथमिक कक्षाओं में काम कर रही हैं, आगे हम पढ़ेंगे CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, और हम पढ़ेंगे SIQE स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी फॉर एजुकेशन। ये जो नवाचार अभी सीखने के कक्षों में चल रहे हैं, राजस्थान में एलिमेंट्री एजुकेशन में जो काम चल रहा है इन सारी चीज़ों पे, ये भी कहीं ना कहीं निर्मितवादी उपागम पर आधारित हैं, बालकों के नवीन मनोविज्ञान और बाल विकास पर आधारित हैं, बालकों के सीखने की वास्तविक आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसीलिए इन उपागमों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह कई सारे क्वेश्चन यहाँ से सीधे के सीधे पूछे भी जाते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है निर्मितवादी उपागम, कौन कौन से इसके सिमिलर नाम हैं। दोस्तों, निर्मितवादी अधिगम उपागम को क्या कहा जाता है? एक और नाम है इसका ज्ञान संरचना अधिगम उपागम। ज्ञान संरचना का से क्या हो गया? यहाँ पर ज्ञान की संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन होता है मस्तिष्क में। रचनात्मक अधिगम उपागम, रचनात्मक क्यों माना है? क्योंकि जब बच्चे के मस्तिष्क में संरचना बन रही है तो रचना हो रही है, ज्ञान की रचना या ज्ञान के निर्माण को महत्व दिया जाता है। संज्ञानवादी, संज्ञानात्मक निर्मितवादी उपागम। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको। रिसेंटली मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? कॉन्सेप्ट लिया है व्यवहार के संरचनावाद से, जो विलियम वुंट का था। आगे चल के जब उसको अधिगम सिद्धांत में शामिल किया जेरोम ब्रूनर का था, क्योंकि जेरोम ब्रूनर जो है वो वाइगोत्स्की के समर्थक हैं और वाइगोत्स्की जो है जीन पियाजे के साथ जुड़े हुए हैं और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। क्योंकि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर ये एक ही विचारधारा के हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। इसलिए इस उपागम का नाम भले ही संरचनावादी अधिगम उपागम है, लेकिन यह किससे संबंध रखता है? यह संज्ञानात्मक पक्ष से या संज्ञानात्मक विचारधारा से संबंधित है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर व्यवहार में संरचना की बात करें तो अलग से अधिगम विचारधारा है, अलग से विचारधारा है व्यवहारवाद की। लेकिन अगर उपागम की बात करें, अधिगम सिद्धांत की बात करें, तो अधिगम सिद्धांत प्लस उपागम दोनों ही संज्ञानात्मक विचारधारा से संबंध रखते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है संज्ञानात्मक निर्मितवाद। व्यक्तिक निर्मितवाद, व्यक्तिक निर्मितवाद इसीलिए कहते हैं क्योंकि बालक स्वयं अपने आप में ज्ञान का निर्माण करता है। हर बालक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ अपने अपने तरीके से सीखता है, इसलिए व्यक्तिक निर्मितवाद भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आप देख रहे हैं। देखो, इन डायग्राम्स में बच्चे खुद गतिविधियां कर रहे हैं और यहाँ पर शिक्षक कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, सिर्फ इनको देख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। यहाँ भी बच्चे स्वयं गतिविधियों में शामिल हैं, यहाँ भी बच्चे स्वयं हैं, यहाँ भी बच्चे स्वयं हैं। इन तीनों चारों डायग्राम से बच्चे स्वयं गतिविधियों में शामिल हैं और गतिविधियों के द्वारा स्वयं करके सीख रहे हैं। देखो जी, निर्मितवाद की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी से इसकी प्रारंभ मानी जाती है। जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम है गिम्बेटिस्टा। इन्होंने सबसे पहले बालक के संरचना निर्माण उपागम को महत्व दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्मितवाद का प्रारंभ कब हुआ तो आंसर क्या होगा? 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। किसने किया? गिम्बेटिस्टा। कौन है ये? जर्मन दार्शनिक हैं, अर्थात जर्मनी में इस उपागम की शुरुआत हुई। क्या मानते हैं गिम्बेटिस्टा? उनका मानना है कि बालक के संरचना निर्माण उपागम, मतलब बालक के मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना बनती है। ठीक है, इसको महत्व देके इन्होंने इस उपागम को इजाद किया है। ये आपके गिम्बेटिस्टा हैं जिनको आप देख पा रहे हैं। एक और बिंदु है नीचे, क्या लिखा है देखिए। जीन पियाजे व जॉन डीवी ने निर्मितवाद उपागम का अध्ययन बाल्यावस्था तथा कक्षा में उनके प्रयोगों के साथ किया, इसलिए निर्मितवादी उपागम का उद्गम संज्ञानवादी विचारधारा से माना जाता है। रिसेंटली मैंने आपको कहा जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। तो जीन पियाजे और जॉन डीवी एक बहुत उच्च स्तरीय शिक्षाविद हैं और जीन पियाजे को आप जानते ही हैं। तो जीन पियाजे और जॉन डीवी ने निर्मितवादी उपागम का अध्ययन किया बाल्यावस्था के बच्चों के साथ। इसीलिए इस निर्मितवादी उपागम का संबंध किससे हो गया? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हो गया, या मनोविज्ञान की संज्ञानात्मक विचारधारा से इसका संबंध हो गया साथियों। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्रिया आधारित होती है, जिस प्रक्रिया में अनुभव के आधार पर जो अर्थ निकाले जाते हैं उनसे ज्ञान और शब्द विचार प्रकट होते हैं। क्या कहते हैं जॉन डीवी कि शिक्षा जो है, सीखना जो है वो क्रिया आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड है।
मतलब बालक स्वयं क्रियाएं करते हुए सीखे, गतिविधियां करते हुए सीखे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, स्वयं गतिविधियां करने से बालक में स्वयं में अनुभवों का निर्माण होगा, और जब स्वयं ही अपने अनुभवों से सीखेगा तो यह स्थायी होगा, परमानेंट होगा, और बालक लंबे समय तक इसको अपने व्यवहार में काम में ले पाएगा। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार सीखने का मुख्य आधार खोज होता है। बोध के आधार पर खोज करना या अर्थ निकालना अधिगम का पुनः निर्माण करना होता है। डीवी तो क्या मान रहे हैं? क्रिया आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। कौन सा है जी? एक्टिविटी बेस्ड मानते हैं कि लर्निंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। पियाजे क्या मानते हैं? खोज आधारित मानते हैं, एनक्वायरी बोलते हैं, एनक्वायरी। इसको परीक्षा उपागम भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, कि बच्चा स्वयं ज्ञान की खोज करता हुआ आगे से आगे बढ़े। जब बच्चा स्वयं ज्ञान की खोज करता है, गतिविधि में शामिल होता है, तो दोनों ही तरीके से बच्चे में जिज्ञासा बढ़ती है, रुचियां बढ़ती हैं, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है सीखने की प्रक्रिया में। और जहां जिज्ञासा है, रुचि है, इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली वहां सीखने की प्रक्रिया बड़ी मजबूत होगी। इसीलिए यह निर्मितवादी उपागम बहुत वैल्यूएबल होता है। देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं निर्मितवादी उपागम की दोस्तों। निर्मितवादी अधिगम उपागम जो है, इसमें अधिगम का निर्मितवादी या रचनात्मक उपागम से अभिप्राय है छात्र जो नवीन सूचना का विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज, छात्र नवीन सूचना का विस्तार से विश्लेषण करता है। पहला बिंदु, नवीन सूचना का विस्तार से विश्लेषण करता है। एक जो परंपरागत तरीका है वहां पर क्या होता है कि नवीन सूचना को शिक्षक सीधा उसको लिखवा देता है बोर्ड पर, बच्चा कॉपी में उतार लेता है और उसको रटकर आ जाता है। तो यहां भी नवीन सूचना बन रही है मस्तिष्क में, लेकिन यहां स्मृति आधारित है, बच्चा रट रहा है, रटंत विद्या पर आधारित है। बच्चे में संरचना नहीं बनी है, सिर्फ रट लिया है। इसमें क्या है, बच्चा रटने की बजाय ज्ञान को विस्तार से विश्लेषण करता है, खुद उसका एनालिसिस करता है, और जब एनालिसिस करता है तो फिर यहां पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे का, प्रक्रिया आधारित गतिविधि हो जाती है, सक्रिय रूप से वो विश्लेषण कर पाता है, तभी होगा, वरना विश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसके साथ क्या करता है, व्याख्या करता है, किसकी? नवीन ज्ञान की। ऐसा नहीं कि बस जो लिखाया उसको रट लिया, जो बताया उसी को मान लिया, खुद अपनी तरफ से विश्लेषण करता है, अपनी तरफ से व्याख्या करता है और अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, जो पूर्व ज्ञानों से जोड़कर सीखता है। अभी आप देखिए, जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले थोड़ी सी पहले की भूमिका में बनाता हूं, उसके बाद फिर आगे बात हम शुरू करते हैं। ये क्या है? ये पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। जब तक हम बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का मौका नहीं देंगे तब तक संगठन नहीं बनेगा ज्ञान का, और ज्ञान का संगठन नहीं बनेगा तो वास्तविक रूप से अनुभव के रूप में सृजन नहीं होगा, और अनुभव के रूप में सृजन नहीं होगा तो फिर वो ज्ञान सिर्फ परीक्षा तक सीमित रहेगा, रटंत विद्या तक सीमित रहेगा, व्यवहारिक रूप से बालक के काम में, बालक के जीवन में वो योगदान नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो संरचनावादी उपागम है, निर्मितवादी उपागम है, यहाँ पर पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़कर बच्चे को स्वयं विश्लेषण करने के मौके दिए जाते हैं, स्वयं व्याख्या करने के मौके दिए जाते हैं, और इस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा बच्चा इसमें ज्ञान का निर्माण करता है। मानव जो स्वयं निर्मित करता है या सृजन करता है उसका उसे स्पष्ट बोध होता है, क्योंकि नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से होती है। देखो क्या है, जो भी ज्ञान का निर्माण व्यक्ति या बालक स्वयं करता है उसमें स्वयं में उसका अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि साहब आप लंबे समय से पानी पी रहे हैं, पता नहीं कितना लीटर पानी आपने पी लिया, पानी का टेस्ट कैसा होता है? शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं होगा, पानी के टेस्ट के लिए प्रॉपर वर्ड्स आपके पास नहीं होंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि सर पानी पी के देख लो आपको पता चल जाएगा। हम ऐसे नहीं समझा पाएंगे कि पानी का स्वाद कैसा होता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो खुद के अनुभव से ही उनको हम ठीक तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। दूसरे के बताने से, शब्दों से या अन्य माध्यम से पूरी तरह हम उसके डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। सेम सी सिचुएशन ज्ञान की है, सेम सी सिचुएशन सीखने की प्रक्रिया की है। जिसके मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण होता है, जो स्वयं सीख रहा है, वही उसके वास्तविक प्रक्रिया को जान सकता है, समझ सकता है, तह तक जा सकता है। दूसरे के माध्यम से ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया में क्या है, जो मानव स्वयं सृजन करता है उसे स्पष्ट बोध होता है। किसका बोध होता है? किस प्रकार ज्ञान का सृजन हुआ, कैसे उसने सीखा, कैसे प्रक्रिया हुई, है ना, और मैंने क्या जाना, तो वो स्वयं तब समझेगा जब खुद उसमें सृजन करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से होती है।
अब नवीन अनुभव भी कब होंगे? जब स्वयं सर्जन करेगा। और नवीन अर्थ भी कब निकलेंगे? जब खुद शामिल होगा, क्योंकि नवीन की बात हो रही है। अगर शिक्षक के द्वारा बताए गए अर्थों को ही याद करने की बात हो तो फिर नवीनता कैसे आएगी? शिक्षक के द्वारा बताई गई चीजों को ही बच्चा सीधा याद कर ले तो स्वयं के अनुभव कैसे होंगे? स्वयं के अनुभव तब होंगे जब प्रक्रिया में बच्चा शामिल होगा। नवीन ज्ञान तब बनेगा जब दी गई कंटेंट पर बच्चा खुद विश्लेषण करेगा, खुद व्याख्या करेगा, तब अपनी तरफ से नवीन ज्ञान शामिल होगा। तो इस प्रक्रिया में इसको महत्व दिया गया है। शिक्षक को आधारभूत तथ्यों का बोध प्राप्त कराने के लिए छात्र के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक विकास को समझना चाहिए। देखो, दो चीजें हैं हम शिक्षकों के लिए। पहली, छात्र का मानसिक विकास और उसी का महत्वपूर्ण पक्ष संज्ञानात्मक विकास। मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले ही कहा था कि सीखने सिखाने के तरीके बदल गए हैं, उपागम बदल गए हैं। क्यों बदल दिया गया? क्योंकि पहले मनोविज्ञान बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, बच्चों के मानसिक विकास, बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष को इतना अध्ययन नहीं कर पाया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा, बाल विकास आगे बढ़ा, तो मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझा, मानसिक प्रक्रिया को समझा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया को समझा। एक शिक्षक होने के नाते जब हम इन चीजों को समझ जाएंगे तो हम भी फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को वैसे ही संरचित करेंगे। तो निर्मितवादी उपागम क्या कहता है कि शिक्षक होने के नाते हमें बच्चे की मानसिक प्रक्रिया को, बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को समझना चाहिए और उसके संज्ञानात्मक विकास का बोध हमें होना चाहिए। इसीलिए यूनिट 1 में हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बहुत डिटेल से समझा, बच्चों के मानसिक विकास को बहुत डिटेल से समझा। क्योंकि बच्चों के मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का हमें पूरा पता होगा तो फिर हम उसी तरीके से बच्चों के सीखने सिखाने की सामग्री का निर्माण करेंगे, सीखने सिखाने की विधियों को अपनाएंगे, टीचिंग अप्रोचेस को अपनाएंगे। हमारी संपूर्ण चीजें उसी आधार पर होगी जैसे बच्चे की सीखने की प्रक्रिया है। एक और बिंदु है, इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता, सरलीकरणकर्ता या सहजकर्ता के रूप में होनी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है, टीचर इज नो टीचर इन दीज डेज, टीचर हैव चेंज्ड इनटू फैसिलिटेटर। अब हम शिक्षक नहीं हैं, हम सुविधा प्रदाता के रूप में बदल गए हैं, सहजकर्ता के रूप में बदल गए हैं। अर्थात आशय क्या हुआ? ये हुआ कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा स्वयं सीखता है। उसके सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक तो केवल उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है, परिस्थितियों का निर्माण करता है। और उन परिस्थितियों में जब बच्चा सीख रहा होता है तब कहीं उसको बाधा आती है, समस्या आती है, तो शिक्षक उसका सहयोग करता है, उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाता है, सहज बनाता है। इसीलिए फैसिलिटी देने वाला फैसिलिटेटर है। तो यही बात यहां पर है। इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी है सर? सुविधा प्रदाता के रूप में है, सरलीकरणकर्ता के रूप में है, सहजकर्ता के रूप में है, या फैसिलिटेटर भी आजकल इसको कहा जाता है, कोई भी नया वर्ड हो सकता है। शिक्षक की जो भूमिका परंपरागत होती थी कि पूरी कक्षा टीचर सेंटर्ड होगी, जो टीचर कहेगा वही होगा, वो बोर्ड पे हर प्रश्न का उत्तर लिखवाएगा, हर कंटेंट बोर्ड पे लिखवाएगा, बच्चा उसको उतारेगा, फिर याद करेगा, फिर एग्जाम होंगे, तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया शिक्षक आधारित थी। वो ऐसा इसमें नहीं है। इस नवीन विधा में, इस संरचनावादी उपागम में शिक्षक की भूमिका मुख्य नहीं है, शिक्षक गौण है और बालक मुख्य है, चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, CCP होता है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ये संपूर्ण पेडागोजी है वो बाल केंद्रित होती है साथियों। बालक तार्किक शक्ति, चिंतन, संरचना व सक्रियता के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यहां पर बालक की मानसिक शक्तियों को महत्व दिया जाता है, जिसमें तार्किक शक्ति का, चिंतन का, संरचना का और बच्चे की सक्रियता के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। देखो कैसे? तार्किक शक्ति, इस तरह के कंटेंट होंगे, इस तरह के तरीके होंगे जहां बच्चे को तर्क वितर्क करने का मौका मिले। जब तर्क वितर्क करने का मौका मिलेगा तो बुद्धि सक्रिय रूप से शामिल होगी। समस्याओं के समाधान का मौका मिले तो बच्चा चिंतन करेगा। जब बच्चा चिंतन कर रहा है और नवीन चीजों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है तो ज्ञान की संरचना हो रही है। और जब चिंतन कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, संरचना कर रहा है तो डेफिनेटली मानसिक रूप से सक्रिय भी है। सक्रिय का मतलब क्या है? यहाँ मानसिक रूप से सक्रियता से है, मेंटली वो एक्टिव है। वन वे नहीं है प्रोसेस। वन वे में क्या होता है? टीचर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बच्चा सुने जा रहा और बस कुछ नहीं, जैसा कहा वैसा का वैसा वन वे हो गया। ऐसा नहीं होता सीखने की प्रक्रिया में। यहाँ पर सक्रियता होनी चाहिए, बालक का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मानसिक भागीदारी होनी चाहिए, वो भी जुड़े प्रक्रियाओं से।
ठीक है, तो ये आधार है हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का। नेक्स्ट है, सक्रियता से ज्ञान निर्माण हेतु छात्र का पूर्व ज्ञान आवश्यक होता है। इसे संज्ञानात्मक निर्मितवाद या व्यक्तिक निर्मितवाद या प्रोफेसर रफेल्ड के अनुसार तुच्छ निर्मितवाद भी कहा जाता है। यहां पर क्या है, पूर्व ज्ञान आवश्यक है, मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे तो ही संगठन होगा। इसको क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, पीछे मैंने आपको बताया, क्योंकि जीन पियाजे के थ्योरी के साथ इसका संबंध है, इसलिए संज्ञानात्मक हो गया। और इसको व्यक्तिक निर्मितवाद भी कहते हैं, पीछे मैंने आपको बताया। और प्रोफेसर रफेल्ड ने इसको तुच्छ निर्मितवाद भी कहा है, ये भी इसका एक टाइटल है। ये पूछे आपसे स्पेशली प्रोफेसर रफेल्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात करते हैं जो निर्मितवादी उपागम के साथ में जुड़े हुए हैं, अर्थात जो विशेषताएं मैंने आपको बताई उन्हीं से मिलता जुलता कंटेंट है। देखो पहला क्या है, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य। निर्मितवादी प्रक्रिया में जो वातावरण होगा वो चुनौतीपूर्ण होगा। देखो चुनौतीपूर्ण का मतलब क्या, चुनौतीपूर्ण का मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो गतिविधियां हैं वो ऐसी हो जहां बच्चों को कुछ नया करना हो, आगे करना हो, अनसुलझी चीजें हो जहां बच्चों के द्वारा सुलझाई जाए। तो चुनौती मिल रही है सीखने की प्रक्रिया में। जब तक चुनौती नहीं मिलेगी, बना बनाया मटेरियल बच्चों को मिलेगा, कुछ भी नया उनकी तरफ से करने के मौके नहीं मिलेंगे, तब तक निर्माण नहीं होगा, निर्मितवाद उपागम शुरू नहीं होगा। चुनौतियां होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर शिक्षक नहीं दे, बच्चों को खुद को खोजने के मौके दिए जाएं। बच्चे खुद चुनौती के रूप में काम करें और अपना ज्ञान का निर्माण खुद करें, प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढें, खुद आगे की ओर बढ़ते हुए काम करें। तो ये होता है निर्मितवादी उपागम में। तो कैसा होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण की सुनिश्चितता होनी चाहिए। हम शिक्षक होने के नाते चुनौतीपूर्ण माहौल, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां कक्षा कक्ष में तैयार करें। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्र अनुदेशन, चाइल्ड सेंटर्ड। इसको हम बाल केंद्रित भी कहते हैं, बाल केंद्रित भी कहते हैं। देखो जहां बाल केंद्रित की बात आती है ना, वहां बालक के हिसाब से सारी गतिविधियां होती हैं। अभी वर्तमान जो प्रक्रिया है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा केंद्र में है। इसी के लिए काम कर रहा है शिक्षक इसके लिए काम कर रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि पाठ्यक्रम बनाया किसके लिए है, बच्चे के लिए है। संपूर्ण शिक्षा शास्त्र जो है, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, ये भी किसके लिए काम कर रहा है, बच्चे के लिए काम कर रहा है। पूरी जो मशीनरी है, पूरा जो तंत्र है, तंत्र कौन सा, तंत्र एक विद्यालय हो गया, विद्यालय के ऊपर जो प्रशासनिक इकाई है पूरी की पूरी, MHRD से लेके बच्चे के बीच में जितना भी तंत्र है, पूरा का पूरा सिस्टम है, ये सब के सब किसके लिए काम कर रहे हैं, तंत्र पूरा बच्चे के लिए काम कर रहा है, शिक्षक पूरा बच्चे के लिए काम कर रहा है, पाठ्यक्रम बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बना हुआ है, शिक्षा शास्त्र पूरी बच्चे के आधार पर बना दी गई है, आपका जो TLM है वो भी बच्चे के आधार पर है, संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL कहते हैं, ये भी किसके लिए है, बच्चे के लिए है। तो जो बालक है हमारा, ये बालक ही मुख्य भूमिका में है, इसको केंद्र में रखा गया है। जब सब कुछ इसके अनुसार तैयार किया जाता है तो ऐसे अनुदेशन को कहा जाता है बाल केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन। सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी, दो चीजें हैं दोस्तों। सामाजिक समझौता हमने पीछे पढ़ा है, बालकों का सामाजिक विकास। तो बालकों के सामाजिक विकास में हमने देखा था कि एरिक्सन ने एक थ्योरी दी है जहां 8 अवस्थाएं दी हैं, और उन 8 अवस्थाओं के माध्यम से बालक कैसे सामाजिक विकास को प्राप्त करता है, कैसे बालक और समाज के बीच में संघर्ष चलता रहता है। बनाम शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया था एरिक्सन ने, आपको याद होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में बालक अपने आप को समाज के अनुसार ढालता है, समाज के साथ समझौते करता है, तब जाके कहीं समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में वह आगे चल के बन पाता है साथियों। तो ये भी शामिल होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया में, ये भी निर्मितवादी उपागम का हिस्सा है। दूसरा, साझी जिम्मेदारी। साझी जिम्मेदारी का मतलब हो गया कि कोई भी गतिविधि जो है वो अकेला शिक्षक नहीं कर रहा है, अकेला एक बालक भी नहीं कर रहा है, मिलके उसको संपादित कर रहे हैं। उसमें शिक्षक का भी सहयोग है, अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं, समूह गतिविधियां होती हैं, ठीक है, पीयर लर्निंग होती है, एक साथी दूसरे को सिखाता है, एक को नहीं आता दूसरा उसकी हेल्प करता है। तो मिलकर किसी गतिविधि को जब संचालित करते हैं, मिलकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो वह कहलाता है साझी जिम्मेदारी। मिलकर साझेदारी में सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है।
एक और तत्व है विद्यार्थियों का समूह में कार्य करना। विद्यार्थियों का समूह में कार्य करना, जब आप SIQE पढ़ेंगे आगे तो SIQE जो है, SIQE कहें या हम CCE कहें, आजकल CCE नहीं है, CCE पहले था, अब SIQE हो गया है। तो इसमें जो पाठ योजना बनती है SIQE या CCE में, इस पाठ योजना में 3 तरह की गतिविधियां होती हैं। किसमें? पाठ योजना जो बनती है इसमें 3 तरह की गतिविधियां होती हैं साथियों। एक होती है व्यक्तिगत गतिविधि, व्यक्तिगत गतिविधि, दूसरी होती है समूह गतिविधि, समूह गतिविधि, और तीसरी होती है उपसमूह गतिविधि, उपसमूह की गतिविधि। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी और सब ग्रुप एक्टिविटी। अब ये जो समूह की गतिविधि है, उप समूह की गतिविधि है, यहाँ क्या है, ये समूह कार्य हो गया। जब भी शिक्षक एक पाठ की योजना बनाता है आजकल SIQE या CCE में, तो 3 तरह की गतिविधियां शामिल करता है। कुछ गतिविधियां ऐसी होगी जो बालक अकेला करेगा, कुछ गतिविधियां ऐसी होगी जो सारे बच्चों के बीच में होंगी, कुछ गतिविधियां ऐसी होगी जहां पर उप समूह बनेंगे, 3-3, 4-4, 5-5 के समूह बनेंगे और फिर वो उन गतिविधियों में शामिल होंगे। तो सीखने की प्रक्रिया आजकल इस तरीके से संचालित हो रही है कक्षों में। जैसे आप पढ़ा करते थे 6ठी 7वीं 8वीं में, पहली दूसरी 5वीं में, ऐसे आजकल नहीं पढ़ाया जाता है। आजकल सीखने सिखाने के तरीके बदल गए हैं। जो SIQE के और CCE के वास्तविक मायने को समझता है शिक्षक, वो इसी तरीके से काम कर रहा है। और ये जो थीम वर्तमान में क्लासेस में चल रही है, आई कहाँ से है? ये इसी उपागम की देन है जिसको हम सीख रहे हैं साथियों। तो विद्यार्थियों का समूह में कार्य करना इस उपागम की एक विशेषता है, तत्व है। शिक्षक विद्यार्थियों में संवाद, शिक्षक विद्यार्थियों में संवाद का मतलब होता है कि बच्चों को भी बोलने के बराबर मौके दिए जाते हैं, बच्चों को जिज्ञासाएं शांत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं, बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में बराबर का साझेदार बनाया जाता है। जब बच्चा भी बोलेगा, बच्चा भी साझेदार होगा, बच्चा भी अपना रोल प्ले करेगा, तो संवाद होगा। किस किस के बीच संवाद होगा? शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच। पहले प्रक्रियाएं वन वे हुआ करती थी, केवल शिक्षक ही मुख्य भूमिका में होता था, शिक्षक ही बोलता था, बच्चों को बोलने के मौके नहीं दिए जाते थे। जो शिक्षक पूछता था सिर्फ उसका जवाब बच्चों को देना होता था, इसके अलावा ज्यादा बच्चों का रोल नहीं होता था। लेकिन इस प्रक्रिया में जवाब देना ही नहीं है, बच्चों को हर गतिविधि में बराबर का साझेदार बनाया गया है। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संवाद करना भी इस निर्मितवादी उपागम का एक तत्व है साथियों। इसी में अगर आगे की बात करें तो अंतः क्रियापूर्ण अधिगम, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है। अंतः क्रियापूर्ण का मतलब हो गया जहां पर बालक खुद के अंदर क्रियाएं कर रहा है, गतिविधियों में शामिल है और इस तरह की गतिविधियों के द्वारा सीख रहा है। अंतः क्रियापूर्ण, इंटरेक्टिव लर्निंग। अन्य के साथ सहयोग, जब बच्चा समूह में काम कर रहा है, उप समूह में काम कर रहा है, तो समूह में काम करने के दौरान एक बच्चा दूसरे की मदद कर रहा है, दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की, आपस में एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है? अन्य के साथ सहयोग करने से बच्चे में सामाजिकता का विकास हो रहा है। पहली चीज, सामाजिकता का विकास हो रहा है, सामाजिक गुण बच्चे में विकसित हो रहे हैं। दूसरी चीज, अन्य की जो क्षमता है, अन्य की जो योग्यता है या फिर क्षमता है, योग्यता का भी उपयोग वह कर पा रहा है। कैसे? मान लो एक बच्चा है जिसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, एक बच्चे की ड्राइंग बहुत बढ़िया है, तो जब दोनों मिलकर किसी गतिविधि पे काम कर रहे हैं तो ड्राइंग, चित्र बनाने वाला काम तो ड्राइंग अच्छी है वो कर रहा है, और कैलकुलेशन वाला काम जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कर रहा है। दोनों ने मिलकर गतिविधि को बहुत अच्छा बना दिया और दोनों एक दूसरे की योग्यताओं को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। जिसकी ड्राइंग अच्छी है उससे दूसरा ड्राइंग करना सीख रहा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उससे ये ड्राइंग करने वाला सीख रहा है। तो एक दूसरे की मदद करने से भी क्या होता है? सामाजिकता का विकास होता है, प्लस अन्य बालक की, दूसरे बालक की योग्यताओं का उपयोग करने का, सीखने का, अनुकरण करने का बच्चे को मौका मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप याद करो, जब पीछे हम संवेदनाएं पढ़ रहे थे, प्रत्यक्षीकरण पढ़ रहे थे, अवधान पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपसे कहा था कि कभी भी सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावी आपको बनाना है तो अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को शामिल करो।
और ज्ञानेंद्रियों को शामिल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने वाली प्रक्रिया बन जाएगी साथियों। समूह चर्चा द्वारा समस्या का हल निकालना। समूह चर्चा में क्या हो रहा है, सभी के विचारों को मौका मिल रहा है। जब विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है तो अगर किसी का विचार सही है, सर्वमान्य होता है तो स्थायी हो जाता है। अगर किसी का विचार गलत है, सर्वमान्य नहीं है, तो वहीं पर एडिट हो जाता है। तो विचारों को मजबूती प्रदान होती है जब समूह चर्चा के मौके मिलते हैं, अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित होती है, अपने विचारों को सही शब्द देने की क्षमता का विकास होता है, संप्रत्यय को लेकर समझ बनती है। कई सारी कुशलताएं बच्चों में विकसित होती हैं जब समूह चर्चा के मौके कक्षों में उपलब्ध करवाए जाते हैं शिक्षक के माध्यम से। निर्मितवाद को संगठित अधिगम भी कहते हैं। संगठित अधिगम इसी का सिमिलर नाम है, जिसमें सीखने में आसक्त बच्चों को संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धि, पूर्व गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन प्रारूप संबद्ध है। बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है पेडागोजी की। देखिए जी, जब कक्षों की बात होती है तो संगठित अधिगम का मतलब होता है समावेशी, इंक्लूसिव। समावेशी या इंक्लूसिव का मतलब हो गया जहां पर सभी स्तर के बच्चों को सीखने के मौके मिले। सभी स्तर के बच्चों को सीखने के मौके का मतलब हो गया जहां सभी बौद्धिक स्तर के बच्चे हो, सामाजिक स्तर के हिसाब से, आर्थिक स्तर के हिसाब से, या किसी शारीरिक रूप से कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई विकलांग है, कोई कमजोर है, कोई दिव्यांग है, तो किसी भी कारण से जो अन्य बच्चों के जैसा नहीं है उसको भी अन्य बच्चों के समान सीखने के मौके मिले, इसे कहते हैं समावेशी, इंक्लूसिव। संगठित अधिगम भी इसी को कहा जाता है, जहां पर एक दूसरे के सहयोग से समावेशी माहौल में, समावेशी वातावरण में बच्चों को सीखने के मौके मिलते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, जैसे CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। 21 कैटेगरी है राजस्थान में वर्तमान में, 21 श्रेणियां बनाई गई हैं राज्य सरकार के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की। इन बालकों की आवश्यकता अगर एक लेवल से ज्यादा होती है तो सरकार उनको अतिरिक्त मदद करती है, उपकरण देती हैं, टूल्स देती हैं, सामग्री देती हैं, विशेष टेक्निक और मटेरियल उपलब्ध करवाती हैं। अगर एक लेवल से ज्यादा नहीं होती हैं तो फिर शिक्षक अपनी कक्षा में थोड़ा विशेष उन पर ध्यान देकर फोकस करके बच्चों को अन्य बच्चों के साथ सिखाता है। इस तरह की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संगठित अधिगम या समावेशी अधिगम कहा जाता है साथियों। तो ये जो हमारा निर्मितवादी उपागम है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इसमें समावेशी माहौल होता है सीखने सिखाने का, संगठित अधिगम भी होता है जहां पर सीखने में असक्त बच्चे, असक्त का मतलब जो पीछे हैं, जो सक्षम नहीं है, मान लो किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, किसी का वोकल सिस्टम गड़बड़ है, बोल नहीं पा रहा है, तुतला जाता है, विकलांग है, अन्य बच्चों के साथ उठ बैठ नहीं पाता है, तो वो असक्त हो गया शारीरिक रूप से, अन्य किसी रूप से। कोई बच्चा है जिसमें अधिगम विकलांगताएं होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, कोई मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कम IQ वाला होता है, मंदबुद्धि होता है, तो इन सारी कैटेगरीज को कहा जाता है असक्त बच्चे। तो ऐसे बच्चे जो सीखने में अन्य बच्चों से थोड़ा पीछे हैं किसी भी कारण से, उन बच्चों को भी निर्मितवादी उपागम में अन्य बच्चों के साथ लेकर सिखाने का प्रयास किया जाता है तथा असक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान की जाती है। संबद्धता का मतलब होता है उन्हें इमीडिएट सपोर्ट दिया जाता है, मदद दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है तत्काल। एक बच्चा कम सुनता है, उसको आगे बिठा दिया गया, फिर भी पार नहीं पड़ी, मशीन लगा दी गई, फिर भी समस्या है तो शिक्षक उसको 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा। एक बच्चा कम देख पाता है, आगे बिठा दिया गया, फिर भी नहीं हुआ, चश्मा लगा दिया गया, फिर भी नहीं हुआ तो उस ब्रेल की आवश्यकता है तो ब्रेल लिपि के उपकरण उसको दे दिए गए। इससे क्या हुआ, तत्काल उसको मदद मिल गई। ऐसा किसमें ध्यान रखा जाता है, इस संगठित उपागम में, निर्मितवादी उपागम में, समावेशी माहौल में। सहयोग पर बल प्रदान किया जाता है क्योंकि सहयोग करेंगे तभी ये जो असक्त बच्चे हैं अन्य बच्चों के साथ चल पाएंगे, वरना बिना सहयोग के ये नहीं चल पाएंगे। तो इस तरह का भी यहां पर शामिल होता है। गैर अधिगमनात्मक तकनीक, गैर अधिगमनात्मक तकनीक हम लोग ऐसी टेक्निक, ऐसी तकनीकें जो बच्चों के सीखने में मदद करती हैं और अधिगम के साथ जिनका संबंध होता है या जिनका संबंध नहीं भी होता है, ऐसी तकनीक को अपनाया जाता है।
तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन प्रारूप संबद्ध है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए जो उपकरण दिए जाने हैं, मदद दी जानी है, टेक्निक्स दी जानी है, तरीके अपनाए जाने हैं, सामग्री उपलब्ध करवाई जानी है, उन सारी चीजों को बच्चों के साथ शामिल करते हुए, बच्चों को उपलब्ध करवाते हुए अन्य बच्चों के साथ सीखने का मौका बनाया जाता है। यह है निर्मितवादी उपागम में। अब निर्मितवाद जो है उसके कुछ प्रकार हैं। देखिए, पहला एक प्रकार है त्रिज्यीय निर्मितवाद, दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद, तीसरा है समाजशास्त्रीय निर्मितवाद, चौथा है मनोवैज्ञानिक निर्मितवाद। त्रिज्यीय निर्मितवाद जो है इसका मतलब हो गया ज्ञान व्यक्तिक रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वेद होता है। व्यक्ति का मतलब हो गया प्रत्येक बालक में, प्रत्येक व्यक्ति में अपने अपने हिसाब से ज्ञान बनता है, और समान रूप से वेद होता है, समान रूप से वैलिड होता है। मतलब एक मंद बुद्धि बच्चा जो सीख रहा है, एक उच्च बुद्धि लब्धि वाला जो सीख रहा है, दोनों ने जो सीखा है वो उनके मस्तिष्क में उनके हिसाब से बराबर वैलिड होता है, बराबर वो मान्य होता है। दोनों के लिए कम ज्यादा हो सकता है, लेवल गति धीरे और तेज हो सकती है, लेकिन वैलिडिटी जो है दोनों के लिए बराबर होती है। दूसरा है साथियों सामाजिक निर्मितवाद जो वाइगोत्स्की ने दिया है, तीसरा है समाजशास्त्रीय निर्मितवाद और चौथा है मनोवैज्ञानिक निर्मितवाद। तो यह हुआ हमारा पहला उपागम जिसको हम कहते हैं निर्मितवादी उपागम। निर्मितवादी उपागम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं साथियों। उसी के साथ एक अगले उपागम की बात करते हैं जो है हमारा अन्वेषण उपागम, इंक्वायरी अप्रोच। अन्वेषण उपागम का दूसरा नाम है खोज उपागम, इसी का नाम है परीक्षा उपागम। जैसा कि नाम से क्लियर है, इंक्वायरी करके सीखना, अन्वेषण के द्वारा सीखना, खोज करके सीखना, परीक्षा उपागम। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा जब इस तरह की गतिविधियां बनाई जाती हैं जिनमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, नवीन खोज करके सीखता है, अन्वेषण करते हुए सीखता है, तो इस तरह की सीखने की प्रक्रिया को, इस तरह के उपागम को कहा जाता है साथियों अन्वेषण उपागम, खोज उपागम, परीक्षा उपागम या फिर इंक्वायरी अप्रोच। किसने दिया है ये? J.S. ब्रूनर, जिसकी मैंने पीछे बात की थी। ब्रूनर ने जो है इस अन्वेषण उपागम को महत्व दिया है। खोज उपागम से तात्पर्य उन शिक्षण परिस्थितियों से होता है जिनकी सहायता से अनुदेशन के तथ्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है तथा शिक्षक में निर्देशन नहीं देता है। मतलब शिक्षक केवल सहायक की भूमिका में होगा, कोई निर्देश नहीं देगा, सिर्फ परिस्थितियों का निर्माण कर देगा और बच्चे उन परिस्थितियों में स्वयं सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा या कहीं देखने का मौका मिला तो लहर कक्षा कक्ष एक कंपोनेंट था पहले, लहर LEHER, लर्निंग एनहांस एक्टिविटी इन राजस्थान करके इसकी फुल फॉर्म थी। आजकल ये नहीं है, आजकल CCE और SIQ में इसको शामिल कर दिया है। कक्षा 1 और 2 में संचालित होता था और इसके अलग से कक्षा कक्ष बनते थे, लहर कक्ष उनको कहा जाता था। कभी डाइट में अगर आपको जाने का मौका मिले तो वहां लहर कक्ष सब जगह बना हुआ है, कुछ पुराने स्कूल से वहां भी आपको लहर कक्ष मिल सकता है। लहर कक्ष में क्या कंपोनेंट था साथियों? लहर कक्ष में कुछ एक चार्ट होता था, बच्चा उस चार्ट पे जाता था और वहां जाके देखता था कि मेरा कल का लर्निंग लेवल ये है, अब मुझे आगे इस लेवल पे आना है। तो उस आगे के लेवल में जो उसका लेवल था उससे संबंधित एक मटेरियल का ट्रे होता था, आगे उस ट्रे को उठाता था और ट्रे को लेकर अपनी जो चौकी थी अपनी चौकी पर जाकर बैठ जाता था और वहां उसके साथ गतिविधियां करते हुए सीखता था। शिक्षक यहाँ चुपचाप साइड में बैठ के सिर्फ उनको देखता था, जहां कहीं आवश्यकता है मदद की तो मदद करता था, वरना बच्चा स्वयं अपने हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण करता था। इस तरह की एक प्रक्रिया थी लहर कक्ष के नाम से। आजकल उसको SIQE या CCE में शामिल कर दिया गया है, इसी में उसको अपना लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये उसी से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है, जहां पर क्या है, खोज उपागम से तात्पर्य उन शिक्षण परिस्थितियों से होता है जिनकी सहायता से अनुदेशन के तथ्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है तथा शिक्षक उसमें कोई निर्देशन नहीं देता है, अर्थात बालक को स्वयं करके सीखने के मौके दिए जाते हैं। एक परिभाषा है अन्वेषण उपागम की केरिन व सुंड के अनुसार। देखो क्या कहते हैं, जब कोई छात्र नवीन संप्रत्यय या सिद्धांत की खोज में मानसिक प्रविधियों को प्रयोग में लाता है उस समय खोज विधि प्रारंभ हो जाती है। खोज संज्ञानात्मक प्रविधियों जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, वर्णन करना, निष्कर्ष निकालना आदि से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये नवीन संप्रत्यय सिद्धांत की खोज में मानसिक प्रविधियों को प्रयोग लाता है। देखो
अगर आपने बच्चे को सीखने के मौकों में, सीखने की परिस्थितियों में खुद को करने का मौका नहीं दिया, रेडीमेड कंटेंट बच्चे को दे दिया, तो उसकी मानसिक प्रविधियां प्रयोग में नहीं आई, उसकी अपनी खुद की जो मेंटल टेक्निक्स हैं वो टेक्निक काम में नहीं आई। और बच्चे को रेडीमेड कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपने परिस्थितियों का निर्माण कर दिया, बच्चे को खुद को ही करके सीखने के मौके दिए जा रहे हैं, अन्वेषण या खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बच्चा जब अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है, तो नवीन खोज के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने मेंटल टेक्निक को काम में लेगा, मानसिक प्रविधियों को काम में लेगा, और तब जाके वो ज्ञान का निर्माण करते हुए सीख पाएगा। और जब भी बच्चा अपनी मानसिक प्रविधियों को प्रयोग में लाता है तभी खोज विधि प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि खोजने के लिए अपनी मेंटल पोर्शन को काम में ले रहा है। खोज संज्ञानात्मक प्रविधियों जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, वर्णन करना, निष्कर्ष निकालना आदि होते हैं। अवलोकन में क्या है, देखो, अवलोकन का मतलब होता है, एक तो हम सामान्य किसी चीज को देखते हैं, दूसरा सामान्य ना देख के उस चीज का अवलोकन करके देखें कि इसमें क्या है, कितने हैं, क्यों है, कैसे हैं, वहां से कुछ तथ्य, सूचना, जानकारी इकट्ठी करें और उसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करें, तो वह कहलाता है अवलोकन। वर्गीकरण, जब हम समान चीजों को अलग कर रहे हैं, पृथक को अलग कर रहे हैं, तो वर्गीकरण हो रहा है। यहां भी क्या हो रहा है, मेंटल टेक्निक्स काम आ रही है। मापन, जब किसी विधि के द्वारा, सूत्र के द्वारा, पैमाने के द्वारा माप करते हैं तब भी क्या होता है, टेक्निक काम आ रही है। मानसिक, किसी इसकी वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो इन सारी की सारी मानसिक गतिविधियों में अन्वेषण उपागम लागू हो जाता है या बालक की खोज प्रारंभ हो जाती है। अर्थात सीखने की प्रक्रिया में अगर हम अन्वेषण उपागम को काम में लेते हैं तो फिर उसमें क्या होना चाहिए, अवलोकन की परिस्थितियां होनी चाहिए, वर्गीकरण वाली गतिविधियां होनी चाहिए, मापन, वर्णन, निष्कर्ष निकालना, इन चीजों से संबंधित गतिविधियां होनी चाहिए, सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए, तब जाके हम उसको कहेंगे अन्वेषण आधारित उपागम। अब अन्वेषण उपागम की विशेषताएं क्या हैं, देखते हैं। पहला बिंदु, शिक्षक उच्च अधिगम या समस्या समाधान के लिए परिस्थिति उत्पन्न करता है। रिसेंटली मैंने कहा शिक्षक रेडीमेड कुछ नहीं देता है, समस्या समाधान के लिए परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। शिक्षक न तो समस्या का समाधान देता है और न ही उपयोगी नियमों का उल्लेख करता है, अपितु छात्रों को स्वयं ही समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है और निहित नियमों को ज्ञात भी करना होता है। न तो समस्या का समाधान देता है, पहली चीज। दूसरी, उसके लिए कोई नियम है उसको भी वो नहीं बताता है, जबकि क्या करता है, बालकों को स्वयं को ही समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है और उनको खुद को ही नियमों को इजाद करने का या नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे क्या होगा, अगर समस्या का समाधान शिक्षक ने नहीं दिया तो बालक कई समस्याओं तक जाएगा, कई समाधानों तक जाएगा, और जब कई समाधानों तक जाएगा तो हर बालक अपने तरीके से, अपने हिसाब से समाधान की ओर जा रहा है, तो वह उसके लिए खोज हो गई, वह उसके लिए नवीन ज्ञान का निर्माण हो गया। और जब एक समस्या का समाधान उसने किया, उसी तरीके से दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, 5-6 समस्याओं का समाधान एक ही तरीके से कर लिया, तो एक नियम बन गया कि इस तरह की समस्या का समाधान इस तरीके से होता है या फिर इस तरह की समस्या पर यह नियम लागू होता है। जब बच्चा स्वयं इस काम को करता है तो यह अन्वेषण उपागम हो जाता है या फिर खोज उपागम हो जाता है साथियों। इसे बिना शिक्षक निर्देशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बिना शिक्षक निर्देशन मतलब शिक्षक यहां निर्देश नहीं देता है, सिर्फ परिस्थितियों का निर्माण करता है, गतिविधियों को डिजाइन करता है और बालक स्वयं करके सीखता है। खोज उपागम का उपयोग शिक्षण तथा अनुदेशन के अतिरिक्त शोध कार्यों में भी किया जाता है। रिसर्च वर्क जो होते हैं वहां भी खोज उपागम होती है। जैसे कोई भी पीएचडी करता है तो थेसिस स्वयं लिखता है, स्वयं समस्या बनाता है, स्वयं उसके सारे स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए पूरा भी करता है। इसे परीक्षा प्रशिक्षण भी कहा जाता है, जिसमें बिना निर्देशन की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। इसी का दूसरा नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग, परीक्षा परीक्षण। ये एक साइकिल आप देख रहे हैं जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की है, जहां पर रिफ्लेक्ट्स होते हैं, फिर आस्क होता है, फिर इन्वेस्टिगेट होता है, फिर क्रिएट होता है, फिर डिस्कशन होता है। एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के दौरान कक्षों में संचालित की जाती है साथियों। अब चलते हैं हम एक तीसरे उपागम की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्वेषण उपागम से ही जुड़ा हुआ है, इसी से मिलता जुलता इसका कंटेंट है। समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसके अंदर क्या कहते हैं, देखो, प्राणी की आवश्यकता लक्ष्य को जन्म देती है, लक्ष्य प्राणी को तनाव देता है, तनाव कष्टकारी होते हैं,
अतः तनाव को दूर करने हेतु अवलोकन, पूर्व कथन तथा निष्कर्ष निरूपण के द्वारा प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आई बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। लक्ष्य प्राप्त होना ही समस्या का समाधान होता है। स्किनर के अनुसार क्या है, प्राणी की आवश्यकता लक्ष्य को जन्म देती है। अगर आवश्यकता है, नीड, मेस्लो की थ्योरी अपन ने पीछे पढ़ी थी जहां पर आवश्यकता को हमने इंपॉर्टेंस दिया था। तो आवश्यकता क्या करती है, लक्ष्य को जन्म देती है। और जो ही व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के मस्तिष्क में लक्ष्य बना, तो लक्ष्य बनते ही क्या हो गया, एक तनाव पैदा हो गया। किसका तनाव पैदा हो गया, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उद्दीपन हुआ, उत्तेजना हुई, एक्साइटमेंट हुआ, उसको हमने यहां पर कर दिया तनाव। और तनाव क्या होते हैं जी, तनाव कष्टकारी होते हैं। अब इस कष्ट को दूर करने के लिए, इस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों को अपनाएगा। कौन सी गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां, जैसे अवलोकन है, पूर्व कथन है, निष्कर्ष निरूपण है। इस तरह की मानसिक गतिविधियों को अपनाते हुए अपने तनाव और तनाव से बनने वाले कष्ट को दूर करने के लिए व्यक्ति काम करता है। और जो ही उसका तनाव खत्म होता है, उसका कष्ट दूर हो जाता है। और जो ही कष्ट दूर होता है, समस्या का समाधान हो जाता है और आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इस तरीके से परिभाषित किया है समस्या को स्किनर ने। बेरोन क्या कहते हैं इसके बारे में, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है। दो चीजें हैं, विभिन्न अनुक्रियाओं को करना और उन क्रियाओं में से उचित अनुक्रियाओं को चुनते हुए आगे बढ़ना। अब समस्या समाधान की कुछ विशेषताएं हैं, उनको समझते हैं एक बार। देखो, पहली विशेषता क्या है, समस्या समाधान के लिए प्रयास एवं भूल तथा अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है। हमने पीछे पढ़ा है, प्रयास और भूल ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि ये कोहलर का सिद्धांत है। तो ट्रायल एंड एरर के द्वारा भी हम समस्या का समाधान करते हैं, अंतर्दृष्टि के द्वारा भी समस्या का समाधान करते हैं। समस्या समाधान में तर्क, चिंतन व भाषा का प्रमुख स्थान होता है। हमने अभी चिंतन पढ़ा था पीछे, तो चिंतन में क्या था, तर्क को महत्व दिया है, चिंतन है, भाषा का प्रमुख प्रयोग होता है किसमें, समस्या समाधान में। लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न बालक, प्रेरक तथा प्रयासों का प्रयोग करता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति व बालक विभिन्न प्रेरकों तथा प्रयासों का प्रयोग करता है। जो भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए विभिन्न प्रेरक, लक्ष्य और विभिन्न उद्दीपकों की मदद लेते हुए बालक आगे बढ़ता है। प्राणी का व्यवहार लक्ष्य निर्दिष्ट व निरंतर वाला होता है। व्यवहार क्या होता है, लक्ष्य निर्दिष्ट होता है, पीछे अपन ने पढ़ा चिंतन में। लक्ष्य प्राप्त होने पर चिंतन, निरंतर व्यवहार समाप्त हो जाता है। जो ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उस लक्ष्य के लिए निर्दिष्ट जो व्यवहार होता है वो समाप्त हो जाता है और फिर से एक नई आवश्यकता होती है, नई समस्या होती है, उसके लिए नया लक्ष्य निर्धारित होता है और उसके लिए व्यवहार होना शुरू हो जाता है। समस्या समाधान वह अवस्था है जिसमें चिंतन तथा तर्क घटित होते हैं। समस्या समाधान बिना तर्क के, बिना चिंतन के पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए चिंतन समस्या समाधान के साथ में जुड़ा होता है। अब समस्या समाधान के स्तरों की बात करते हैं साथियों। तो समस्या समाधान के यहाँ पर हम 4 स्तर मान रहे हैं। पहला कौन सा है, मूल प्रवृत्त्यात्मक समस्या समाधान। मूल प्रवृत्त्यात्मक समस्या समाधान का मतलब हो गया, हमारी मूल प्रवृत्ति होती है कई सारी समस्याओं के समाधान करने की। तो मूल प्रवृत्ति में हमारी मानसिक शक्तियों में जो क्षमता है उसके माध्यम से ही हम कई सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। दूसरा है प्रयास एवं भूल समस्या समाधान, ट्रायल एंड एरर। हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं और बार बार किए गए प्रयासों में से एक सही प्रयास होता है और उस सही प्रयास से समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये भी एक तरीका हो गया, एक स्तर हो गया। तीसरा है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। अंतर्दृष्टि में क्या होता है, हमारी मानसिक शक्तियां होती हैं, उनका एक संगठन होता है। जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो अचानक से कोई सूझ, इंसाइट या अंतर्दृष्टि का विकास होता है और उसके द्वारा वह समस्या का समाधान कर लेता है। प्रतिनिधित्वात्मक का मतलब हो गया किसी बाहरी उद्दीपक से, बाहरी सहायता से, बाहरी व्यक्ति से, उपकरण से, किसी भी माध्यम से एक प्रतिनिधि के रूप में समस्या का समाधान करना। तो ये कुछ 4 स्तर हैं समस्याओं के समाधान के। अब समस्या समाधान के कुछ सोपान हैं कि समस्या समाधान की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करती है। पहला सोपान है पहचान व परिभाषीकरण। दूसरा है उपकल्पनाओं या परिकल्पनाओं का निर्माण। तीसरा है तथ्य संग्रहण। चौथा है तथ्यों की व्याख्या, विश्लेषण तथा विवेचन। पांचवा है उपकल्पनाओं की जांच।
फिर स्वीकृति व अस्वीकृति, फिर 7वां है मूल्यांकन तथा निष्कर्ष निरूपण, 8वां है प्रतिवेदन के रूप या प्रतिवेदन लेखन, या किसको केवल प्रतिवेदन मान लीजिए आप, केवल प्रतिवेदन। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं यहां पर क्या है। जब भी व्यक्ति के सामने समस्या होती है तो सबसे पहले उस समस्या की पहचान करता है, उसका परिभाषित करता है उसको, उसके बाद कुछ उपकल्पनाएं बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस बनाता है किसको लेकर? समस्या को लेकर। क्या हाइपोथेसिस बनाता है कि इस समस्या के समाधान के लिए मैं ये 1 2 3 4 5 गतिविधियां करूंगा और इससे मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये जो उसने परिकल्पना बनाई ये कहलाती है हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस के हिसाब से वो कई सारी सूचनाएं, डाटा, तथ्य उनको संग्रहित करता है। उसके बाद इन तथ्यों की व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, विवेचन करता है और एक प्रक्रिया अपनाता है इस समस्या के समाधान की। इस प्रक्रिया के दौरान वो क्या करता है? प्रक्रिया का जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उससे उपकल्पनाओं की जांच करता है। कौन सी उपकल्पनाएं? जो इसने यहां पर की थी, जो हाइपोथेसिस बनाया था, इसको चेक करेगा कि मेरी इस समस्या के समाधान के लिए मैंने ये तरीका अपनाया, इससे ये समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, परिणामों के आधार पर। अब इस हाइपोथेसिस की जांच में क्या होता है कि अगर समस्या का समाधान हो गया तो ये जो हाइपोथेसिस है वो स्वीकृत हो जाता है, और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये अस्वीकृत हो जाता है। अगर अस्वीकृत हुआ तो फिर से वापस से नई परिकल्पना बनती है, तथ्यों का संग्रहण होता है और ये सारी प्रक्रिया पुनः होती है, फिर उसकी जांच की जाती है। अगर स्वीकृत हुआ तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वरना वापस से रिपीट होती है। मान लिया कि स्वीकृत हो गई तो फिर स्वीकृत होने के बाद मूल्यांकन होगा संपूर्ण प्रक्रिया का और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इस समस्या के समाधान करने की ये प्रक्रिया थी, ये सिद्धांत यहां पर काम आए और ऐसा किया जाता है तो परिणाम ये होता है। अब उसके बाद अंतिम क्या है? जो हमने पूरी प्रक्रिया अपनाई उसको एक रिपोर्ट के रूप में लिखते हैं, प्रतिवेदन के रूप में लिख देते हैं, ताकि हमारे द्वारा जो समस्या का समाधान किया गया, यह प्रक्रिया, यह टेक्निक, यह तरीका किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी काम आ जाए, अन्य व्यक्ति के लिए भी कारगर हो। इस सारे स्टेप्स को हम आगे जब एक यूनिट 5 में टॉपिक हमारा, वहां पर इन सारी चीजों को हम दोबारा से एक बार समझेंगे किस तरीके से काम करती हैं। आगे चलते हैं अगले उपागम की ओर साथियों, जिसका नाम है आनुभविक अधिगम उपागम, एक्सपीरियंशियल अप्रोच। नाम से ही कंफर्म हो रहा है, आनुभविक अधिगम उपागम का मतलब हो गया जहां पर अनुभव के आधार पर अधिगम किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में जहां अनुभव को महत्व दिया जाता है उसे कहा जाता है अनुभविक अधिगम उपागम, एक्सपीरियंशियल अप्रोचेस। कार्ल रैनसम रोजर्स जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस टेक्निक को दिया है। इनका एक अधिगम सिद्धांत भी है, पीछे पन्ने पड़ा था। क्या कहते हैं ये? अनुभवजन्य अधिगम उपागम के अनुसार विद्यार्थी स्वयं पहल करते हुए अपनी रुचि के अनुसार बाल केंद्रित प्रणाली से अधिगम प्राप्त करता है तथा अपने अनुभव से ज्ञान का सृजन करता है। जो डिस्कशन पॉइंट्स मैंने सारे के सारे पीछे के उपागम में किए, 3 उपागमों में, निर्मितवादी उपागम में, अन्वेषण उपागम में, समस्या समाधान उपागम में, वो सारी की सारी टेक्निक्स, वो सारे के सारे तरीके, वो सारी की सारी विशेषताएं, तथ्य यहां भी लागू होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन सब के साथ अनुभव को महत्व दिया जाता है। इस उपागम में अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है और अनुभव को बनाने के लिए निर्मितवाद का सहारा लिया जाता है, अन्वेषण उपागम को काम में लिया जाता है, समस्या समाधान को भी शामिल किया जाता है। तो चीजें वो की वही हैं, सीखने सिखाने की विधा लगभग मिलती जुलती है, लेकिन अनुभव को महत्व दिया जाता है, इसीलिए इसको अनुभविक अधिगम उपागम कहा जाता है। अन्वेषण में भी चीजें वही हैं, लेकिन खोज को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसीलिए अन्वेषण उपागम हो गया। समस्या समाधान में भी चीजें वही हैं, लेकिन समस्या समाधान को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए उसका नाम ये हो गया। अदरवाइज जो बाकी प्रक्रिया है, करके सीखना सब में शामिल है, मानसिक सक्रियता सब में शामिल है, शिक्षक सभी जगह फैसिलिटेटर के रूप में है, बाल केंद्रित सब जगह शामिल है, ज्ञानेंद्रियों को सब जगह महत्व दिया गया है, सहयोग को, समूह को, उपसमूह को सब जगह महत्व दिया गया है। तो उपागम कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मोस्ट ऑफ द अप्रोच जो है वो सिमिलर है, सिर्फ जिस उपागम में किसी एक दृष्टिकोण को, एक तरीके को ज्यादा वेटेज दे दिया, उसका नाम वैसे हो गया। तो ऐसे ही अनुभव के द्वारा सीखने को जहां महत्व दिया जाता है उसे कहा जाता है अनुभविक अधिगम उपागम। क्या क्या विशेषता है देखो।
अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने में इसका संबंध होता है, क्योंकि अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाएंगे ना तभी तो अनुभव के रूप में काम होगा। मैं आपको कई बार कहता हूं कि टेस्ट में शामिल होइए आप। टेस्ट में शामिल होने से क्या होगा, आपने जो सीखा है मेरी क्लासेज में वो ज्ञान आपका उपयोग में आएगा। क्वेश्चंस को सोल्व करने के दौरान आप उसको काम में लेंगे, उससे क्या बनेगा, अनुभव बनेगा। बताया था मैंने पीछे आपको। अनुभवजन्य अधिगम उपागम व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रगति और उसके कल्याण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। एग्जैक्टली संपूर्ण प्रगति के लिए जरूरी है कि जो हमने सीखा है उसको अनुभव में लेकर आएं, उसको काम में लें, प्रयोग में लें, गतिविधियों में शामिल करें, उसके साथ हम कुछ मानसिक प्रक्रियाएं संचालित करें, चिंतन के मौके दें बार बार, तब जाके सीखा हुआ ज्ञान अनुभव में कन्वर्ट होगा। और जब अनुभव में कन्वर्ट होगा तब ही कहीं आगे ऐसी स्थिति मिलने पर वो हमारी मदद कर पाएगा, वरना वो सिर्फ रटने का पाठ है। सीधा का सीधा मैच हो गया तो काम करेगा, वरना लर्निंग ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होता है, बिल्कुल अपने पीछे समझा। बालक में तल्लीनता का पूरा पूरा समावेश पाया जाता है। तल्लीनता का मतलब इन्वॉल्वमेंट, बालक पूरी तरह से शामिल है, मानसिक और शारीरिक। जब मानसिक रूप से पूरी तरह शामिल होता है तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है तल्लीनता। पूरा समावेश मतलब पूरी प्रक्रिया में तल्लीनता होती है। विद्यार्थी स्वयं अपनी मर्जी से अधिगम की पहल करता है। मर्जी से अधिगम की पहल करता है तो क्या हो गया, बाल केंद्रित हो गया। शिक्षक सिर्फ परिस्थितियों का निर्माण करता है, सहायता करता है, बाकी शिक्षक का कोई बड़ा रोल यहां पर नहीं होता। शिक्षक को विद्यार्थियों पर अधिगम थोपना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उन्हीं के द्वारा किए जाने वाली तथा उनके अपने अनुभवों पर आधारित होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया कौन बनाएगा, शिक्षक बनाएगा, जहां पर बालक स्वयं उसमें शामिल होंगे और लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखेंगे। इस उपागम में अधिगम की बागडोर विद्यार्थियों के हाथ में होती है, शिक्षक के हाथ में नहीं होती है। अब तक के जितने उपागम अपन ने पढ़े, सारे ही उपागम में, अप्रोचेज में शिक्षक मुख्य भूमिका में नहीं है, बालक ही मुख्य भूमिका में थे। सभी में बाल केंद्रिकता थी। चलिए चलते हैं सर अगले उपागम की ओर, नंबर 5, जिसका नाम है संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग। देखो थ्योरी समझो क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग। शब्द को पकड़ते हैं। संकल्पना मानचित्र, संकल्पना को एक मानचित्र के द्वारा प्रतिपादित करना कहलाता है संकल्पना मानचित्र। कॉन्सेप्ट को मैपिंग के द्वारा बताना कहलाता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। संकल्पना मानचित्र निरूपण इसका दूसरा नाम है। अवधारणा या वैचारिक या संप्रत्य मानचित्र भी इसको कहा जाता है। मतलब अवधारणा मानचित्र भी कहेंगे इसको, वैचारिक मानचित्र भी कह सकते हैं, संप्रत्य मानचित्र भी इसको कहा जा सकता है। कई सारे इसके नाम हैं। किसने इजाद किया, किसने दिया कॉन्सेप्ट, ये जोसेफ डी नोवाक ने 1970 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में संकल्पना मानचित्र को प्रस्तुत किया। आप देख रहे हैं नोवाक साहब को, कहाँ के रहने वाले हैं, कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले वहां पर संकल्पना मानचित्र की कॉन्सेप्ट दी। होता क्या है ये संकल्पना मानचित्र में साथियों, किसी भी संकल्पना को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी संप्रदाय को मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मानचित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे कई सारे डायग्राम्स मैं यहां पर बनाता हूं, वहां पर इस एक के 2 भाग हो गए, इन 2 के फिर 2 भाग, 3 भाग हो गए, फिर इसका 1 2 3 4 5। तो एक तो इसको डायग्राम से मैंने समझाया, डायग्राम से मैंने आपको बताया, मानचित्र के द्वारा समझाया। दूसरा, इसी को मैं पैराग्राफ के रूप में आपको बताऊं, तो पैराग्राफ के रूप में और मानचित्र के रूप में दोनों के समझाने में बहुत फर्क होता है। जब बच्चा मानचित्र के रूप में चीजों को ग्रहण करता है तो एक इमेज बनती है मस्त, एक चित्र के रूप में चीजें जाती हैं और इमेज को आसानी से बच्चा समझ जाता है और इमेज बच्चे के मस्तिष्क में बन जाती है। तो संकल्पनाओं को, कॉन्सेप्ट को, विषय वस्तु को जब मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मानचित्र के द्वारा बच्चों के बीच में रखा जाता है, मानचित्र या चित्र या रेखा चित्र के माध्यम से या एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, इस तरह के तरीके को, इस तरह के उपागम को कहा जाता है साथियों संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग। क्या है, देखो कुछ बिंदु हैं। पहला है अवधारणाओं के बीच दिए गए संबंधों को मानचित्र द्वारा दर्शाना या किसी भी अवधारणा को मानचित्र, चित्र के द्वारा बताना अवधारणा मानचित्र निरूपण कहलाता। निरूपण यानी बताना, निरूपित करना, प्रदर्शित करना। अवधारणा मानचित्र एक वाक्य आरेख है जो विचारों तथा आलेखनों के संबंधों का प्रतिनिधित्व उसी प्रकार करता है जिस तरह एक वाक्य आलेखन व्याकरण के वाक्यों को दर्शाता है।
एक पैराग्राफ में क्या होता है कि जो ग्रामर होती है, व्याकरण होती हैं, वो चीज़ों को जोड़ती हैं, रिलेशन बनाती हैं। यहाँ पर वो ग्रामर या व्याकरण की बजाय क्या होता है, एक चित्र होता है, स्ट्रक्चर होता है, तीर के निशान होते हैं या फिर खंड होते हैं, भाग होते हैं, स्तर होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, गोले होते हैं। वो व्याकरण के शब्दों की या व्याकरण के नियमों की भूमिका के रूप में होते हैं और कंटेंट को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसमें विचारों एवं जानकारियों को संगठित करने और श्रेणीबद्ध करने में लेवल तीर के साथ जोड़कर व्यक्त किया जाता है। लेवल और तीर, तीर का मतलब ये तीर का निशान हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और लेवल का मतलब हो गया ये एक लेवल, इसके नीचे दूसरा लेवल, ठीक, ये इसके नीचे तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल, तो ये हो गए लेवल। इस प्रकार से लेवल्स के माध्यम से, तीर के निशानों के माध्यम से संकल्पनाओं को, कंटेंट को, विषय वस्तुओं को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मानचित्र निरूपण में चिन्ह अपनाए जाते हैं। कौन कौन से चिन्ह हो गए, शाखाएं। शाखाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मैंने बनाया, ये दो हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो ये शाखा हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये शाखाएं हो गई। तीर के निशान, ये जो तीर के निशान बन रहे हैं, ये तीर के निशान, ये तीर के निशान हो गए, ठीक है सर। समूहीकरण, अब ये अलग अलग मैंने यहां पर रखा, फिर लास्ट में मैंने इनको साथ में जोड़ दिया और यहां पर इनको एक नाम दे दिया, हो गया समूहीकरण, समूह के रूप में हो गया। या फिर यूं समझो कि ऊपर से एक है, फिर सब समूह के रूप में, जैसे ये एक मैंने अधिगम मानचित्र बनाया है, संकल्पना मानचित्र बनाया है। संकल्पना क्या है, अधिगम के उपागम, ये संकल्पना है। अब इस संकल्पना को मैंने 4 तरह के उपागम यहां पर लिए हैं। उसको एक तो मैं लिखूं कि अधिगम उपागम जो है उसमें वो 4 प्रकार का होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक पैराग्राफ के रूप में लिखूं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखकर एक डायग्राम के रूप में बना दिया। ऊपर ये लिखा, नीचे ये स्तर बना दिए, तीर के निशान बनाया और चारों को लिख दिया। तो यहां भी मैं यही प्रदर्शित कर रहा हूं कि अधिगम उपागम जो है वो 4 प्रकार का है। इसी बात को मैं पैराग्राफ के रूप में भी रख सकता हूं। दोनों में क्या फर्क हो गया, यहां पर एक मानचित्र के रूप में कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, बस इसे ही कहते हैं संकल्पना मानचित्र। एक और एग्जांपल देखो आप, ये मूल कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट है, इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है डायग्राम्स के माध्यम से, और बस ये अपने आप में क्या बन गया, संकल्पना मानचित्र बन गया। कई प्रकार के हो सकते हैं अलग अलग डायग्राम के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 4-5 अधिगम उपागम हमने आज डिस्कशन किए। सारे ऐसे उपागम हैं जो लेवल 2 के सिलेबस के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इनका सीधा संबंध है और यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, दोनों लेवल पे बनते हैं। लेवल 2 में तो बनेंगे ही सही, लेकिन लेवल 1 में भी लैंग्वेज चेंज करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में कई क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ये पार्ट पेडागोजी का है वैसे तो, लेकिन क्योंकि अधिगम के साथ संबंध रखता है इसलिए यूनिट 2 में इसको शामिल किया गया है। वर्तमान में जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से इन्हीं उपागमों पर आधारित है। SIQE हो, चाहे CCE हो, चाहे पहले जो लहर चलता था वो हो, अर्थात आपकी नियुक्ति होने के बाद आप जब स्कूल्स में जाके काम करेंगे तो जो आपके बच्चों को पढ़ाने का तरीका होगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जिसमें आप शामिल होंगे, अर्थात SIQE में आप काम करेंगे, वहां पर ये 5 उपागम कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे और वो जो पूरी प्रक्रिया है इन 5 उपागम को आधार पर ही बनी हुई है। तो सीधा का सीधा रिलेवेंट है सीखने सिखाने की वर्तमान प्रक्रिया के साथ, इसलिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक और NCF 2005 जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो है वो हमारा 2005, उसमें भी इन्हीं विधाओं को कक्षों में काम लेने के सुझाव दिए गए हैं, तो वहां से भी इसका रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं अभी जो NEP आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आ रही है, उस NEP में भी कहीं ना कहीं इन्हीं विधाओं को महत्व दिया है। NCF नया बन रहा है, नए NCF पे काम चल रहा है, जल्दी NCF आ जाएगा, तो जो नया NCF आ रहा है उस NCF में भी कहीं ना कहीं इन्हीं उपागमों को महत्व दिया गया है। तो वर्तमान सीखने सिखाने की प्रक्रिया यही उपागम है। परंपरागत तरीके बदल गए हैं, जिन तरीकों से आप और हम पढ़ के आए थे वो आज स्कूलों में नहीं है, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस है। तो कंटेंट को सीखने के साथ थ्योरी को भी समझने की आवश्यकता है, इसकी समझ कक्षा जोड़ते हुए समझने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम बात करेंगे अगली यूनिट को लेकर। यूनिट 2 हमारी आज बाइंड अप होती है। यूनिट 2 का सारा कंटेंट जो था हमने अब तक यहां तक पूरा किया। अब यूनिट 3 हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।